की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हार होती है जब मान लिया जाता है, जीत होती है जब ठान लिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान, आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय और ये समय है आपके अपने खास कार्यक्रम का। इसका नाम है सच के साथ और हमने भी कुछ ठाना है आपके लिए। हार तो मानेंगे नहीं, जीत के पास जाकर ही दम लेंगे। मंगलवार और गुरुवार को जीत की इसी परिभाषा को सच के साथ, मैं कोट एंड कोट कह रहा हूं, सच के साथ लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार लोग जीत की परिभाषा लिखते तो जरूर है लेकिन झूठ की सीढ़ियों के साथ उस सच तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, जो बात कहेंगे बिना किसी लाग लपेट के सीधे आप तक पहुंचाएंगे और सच की बात करेंगे, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। अब उनका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनके इस पूरे कार्यकाल में हमने एक बार नहीं कई बार देखा है कि योजनाएं थोपी नहीं जाती हैं, योजनाएं आपकी जरूरत के हिसाब से बनाई जाती हैं। और इसी का जीता जागता उदाहरण है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। जी हां, यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि समावेशी विकास की एक ऐसी पहल है जो पिछड़े हुए ब्लॉक को विकास की रफ्तार के साथ जोड़ रही है। और इससे पहले की कड़ी है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। ये दोनों हम कह सकते हैं इंटरकनेक्ट है और आज का ये शो आपको जरूर देखना चाहिए, मेरे किसान भाइयों को खासकर देखना चाहिए। और जो किसान भाई या फिर उनके परिवार के लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको भी आज का कार्यक्रम जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे विषय हैं जिस पे लगातार सवाल पूछे जाते हैं और इनके सवालों के इर्द गिर्द कई महत्वपूर्ण जानकारियां आज हम आपको देने का प्रयास करेंगे। यानी इन टोटलिटी आज का शो आपके लिए बहुत काम का है। यानी 50 से 55 मिनट आज के शो के लिए आपको रिजर्व रखने होंगे। और हमारे शो की रवायत है कि हम एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद एक बेहद खास मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ जुड़ता है जो आपको बताता है, समझाता है कि हमारे इस कार्यक्रम की नींव में क्या है और आज आपको क्या समझना चाहिए। तो मैं आपको लिख के एकदम गारंटेड कमिटमेंट के साथ कह सकता हूं कि आज अगर 50 से 55 मिनट आप मेरे साथ मेरे शो में रहते हैं तो फिर डीडी किसान के इस खास कार्यक्रम के जरिए आप बहुत कुछ समेट कर लेकर जाने वाले हैं। तो समय को जाया नहीं करते, एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, उस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं और फिर चर्चा के दौर को शुरू करते हैं। फिर से जान लीजिए कि आप देख रहे हैं सच के साथ। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के दृष्टिकोण के साथ सरकार अपने नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के मकसद से साल 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य देश के 112 पिछड़े जिलों का विकास करना था। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्धारित संकेतकों पर कार्य करते हुए उन जिलों के नागरिकों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसी तर्ज पर साल 2023 में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके तहत देश भर के 500 ब्लॉक को शामिल किया गया। इन दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव और गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करना है। एबीपी का उद्देश्य लक्षित विकास पहलों के माध्यम से देश के सबसे पिछड़े ब्लॉकों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। ये कार्यक्रम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की सफलता पर आधारित है, जिसके तहत लक्षित 112 हासिल किया। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ताली क्रा दादी ने दूसरा स्थान हासिल किया। मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के लिए उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में जमुनाहा ब्लॉक ने समग्र शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा ब्लॉक ने समग्र डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की योजनाओं का गांव, ब्लॉक
और जिला स्तर के विकास की रफ्तार पर किस तरह का असर पड़ता है। तो आज सच के साथ में यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है ये कितनी आकांक्षाएं पूरी कर रहा है और जो देखा गया, जो सोचा गया, जो समझा गया वो भविष्य के लिहाज से कितनी खूबसूरती के साथ जमीन पर हम देख पा रहे हैं। जमीन पे इसलिए कह रहा हूं, कई बार योजनाएं सिर्फ कागजों में सिमटकर रह जाती थी, लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है। और मुझे समझने के लिए, समझाने के लिए आज मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय मैं आपका एक एक करके कराता हूं। मेरे साथ अजय कुमार द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं, जिलाधिकारी हैं श्रावस्ती के। सर बहुत बहुत स्वागत। और आपको बता दें कि श्रावस्ती ने ही शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो इसके लिए बधाइयां। मेरे साथ अनुभव सिंह जुड़ रहे हैं, सीडीओ श्रावस्ती, बताएंगे कि इस पूरे मैकेनिज्म को हम नजदीक से कैसे समझेंगे। मेरे साथ अजीत तेवतिया जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं और किसानों को इस तरह के कार्यक्रम कितना लाभ पहुंचा रहे हैं, अजीत जी से समझेंगे। मेरे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हर विषय पे अपनी बेबाक राय रखते हैं। आज भी मैं सर से यही उम्मीद कर रहा हूं। मेरे साथ रवि जी जुड़ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पहले इंडिया फाउंडेशन के। रवि जी स्वागत आपका हमारे शो में। तो शुरुआत सबसे पहले अजय जी आप ही से करना चाहूंगा। शीर्ष स्थान हासिल किया, एक नई इबारत लिखने का प्रयास आपका जिला कर रहा है। सर पहले तो आपको बधाई। उसके बाद सवाल यही कि सर ये आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम क्या है? बहुत सीधी सी भाषा में मेरे तमाम व्यूअर्स को आप समझाइए, फिर आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाते हैं। धन्यवाद। नीति आयोग द्वारा, भारत सरकार द्वारा आकांक्षी जनपद कार्यक्रम संचालित किया जाता है। उसी के अंतर्गत एक नया कार्यक्रम आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के नाम से शुरू किया गया है। इसमें पूरे देश के 500 जो पिछड़े ब्लॉक हैं, जो विकास के दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, उनको चयनित किया गया है। और विकास के दृष्टिकोण से 5 मुख्य मानक हैं जिन पर समीक्षा की जाती है, जिन पर विकास के लिए फोकस किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि और आधारभूत अधोसंरचना, मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इन जो मूल 5 जो हमारे पैरामीटर्स हैं, इनके अलग अलग सूचकांक तय किए गए, इंडिकेटर्स। तो इस प्रकार से कुल मिला के 39 जो सूचकांक हैं, इन सभी पैरामीटर से संबंधित हैं। उन सभी इंडिकेटर्स पे एक एक करके उसकी समीक्षा की जाती है और इन ब्लॉक्स में जहाँ पे भी जिन जिन इंडिकेटर पे वो पीछे हैं, उसको ये प्रयास किया जाता है कि उन इंडिकेटर्स पे फोकस करके उसमें सुधार किया जा सके। लेकिन अजय जी, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या जब ये नहीं था तब विकास नहीं हो रहा था? या जिस समावेशी विकास की हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री बात करते हैं, क्या ये उस ओर बढ़ते हुए कुछ कदम है जिसे हम इस तौर पे देख सकते हैं? क्योंकि इससे पहले एडीपी को भी हमने समझा, क्या ये उसी का एक्सटेंशन है सर? जी बिल्कुल। जो एडीपी था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, उसमें भी विशेष रूप से 108 जनपद पूरे देश में चिन्हित किए गए थे जो विकास के दृष्टिकोण से पीछे हैं। यूं तो जैसा आपने बताया कि योजनाएं चलती हैं जो पूरे प्रदेश या पूरे देश के लिए होती हैं, बट इसमें विशेष रूप से ऐसे जनपदों को चिन्हित किया गया था जो कई पैरामीटर्स पे पीछे हैं। और उसका उद्देश्य ये था कि उन पैरामीटर्स पे फोकस करके उन पैरामीटर्स पे उस जनपद को आगे लाया जाए। और इसके बाद ये महसूस किया गया कि जो एक जनपद है जो कई पैरामीटर से पिछड़ा हुआ है, उसमें भी एक विशेष क्षेत्र है, जैसे कि कोई विशेष विकास खंड है, ब्लॉक हैं जो और भी पिछड़े हुए हैं, जो अति पिछड़े की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से और फोकस बढ़ाने के लिए और इस कार्यक्रम को धारदार बनाने के लिए ये प्रयास किया गया है कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया जाए। इसके अंतर्गत 500 ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं और एक फोकस्ड अटेंशन के साथ इन विकास खंडों के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, अनुभव जी भी हमारे साथ है। तो अनुभव जी, जैसा कि चर्चा में निकल के भी आ रहा है कि जो एबीपी है वो एडीपी के साथ इंटरकनेक्ट है। सर इस मैकेनिज्म को मुझे और मेरे व्यूवर्स को समझाइए और ये बताइए, क्या वाकई आकांक्षी जिला कार्यक्रम जब सफल होगा तभी आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम सफल होगा? क्या हम इसे ऐसे समझें, या फिर दोनों के अलग अलग पैरामीटर्स हैं, दोनों के अलग अलग कार्यक्षेत्र हैं? धन्यवाद। देखिए, जैसा सर ने बताया जी कि कहीं ना कहीं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का कार्यक्रम से ही एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम का उदय हुआ है। जैसे आप देखेंगे कि एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था उसके इंडिकेटर्स काफ़ी ज़्यादा थे और डिफरेंट थे जी। और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के 39 इंडिकेटर्स हैं, जो कि कुछ पैरामीटर्स मैचिंग हैं, कुछ डिफरेंट भी हैं।
तो इसलिए दोनों के प्रोग्रेस में और दोनों के जो स्ट्रेटजी है उसमें डिफरेंस है। तो बेसिकली क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल श्रावस्ती है, श्रावस्ती में 5 ब्लॉक्स हैं। तो उन 5 ब्लॉक्स में उन सभी ब्लॉकों का आपस में जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो डिफरेंट हैं जी। शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर अलग अलग ब्लॉकों में वेरी करता है। जो जमुना ब्लॉक है, ये हम लोग पहले से भी इस बात को पहचानते थे कि हाँ, जमुना ब्लॉक हमारा मतलब रिलेटिवली हर चीज़ में पीछे रहता है। जनरली समीक्षा के समय देखा जाता था कि हर इंडिकेटर पे वो पीछे पाया जाता था। अच्छा। तो उससे क्या हुआ कि हमें भी ये चीज़ पता थी, बट जैसे जब अब 39 इंडिकेटर्स एस्पेशल ब्लॉक प्रोग्राम में है तो हमें एग्जैक्टली पता है कि हमें किन इंडिकेटर्स पे फोकस करना है, किसको बराबर रिव्यू करते रहना है, और स्टेट और नेशनल लेवल से भी रिव्यू होता रहता है। उससे ये होता है कि किसी भी लेवल पे कोई लैक्सिटी नहीं होने पाती, और जो सबसे हमारा बैकवर्ड प्रोग्राम है उसकी सारी इंडिकेटर्स को हम लोग हमेशा फोकस में रखते हैं। लेकिन अनुभव जी, इतने बड़े स्टेट में, इतने बड़े जिले में और इतने बड़े ब्लॉक्स में कई ऐसे ब्लॉक्स शामिल होंगे सर, चिन्हित कैसे किया जाता है कि कौन से पिछड़े हैं, किनको हमें इस प्रोग्राम में शामिल करना है? ये तो टफ टास्क है ना सर। ये चिन्हित करने का प्रोसेस क्या रहता है सर? जी देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 39 इंडिकेटर्स के बेसिस पे एबीवी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इन्हीं इंडिकेटर्स में जो करंट स्कोर था उन ब्लॉकों का उस समय, तत्काल समय में जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, तो उसमें जो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले ब्लॉक थे, जिनका सबसे लो स्कोर था, उनको चिन्हित किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। हमारे साथ अजीत तेवतिया हैं, किसान नेता है। अजीत भाई, असल में इस तरह की प्रोग्राम्स को एक किसान कैसे देखता है? क्योंकि हमारा चैनल किसानों का है, उनकी बातें हम करते हैं, और इन प्रोग्राम्स का जब हम जिक्र करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम आप लोगों को लाभान्वित करें ज्यादा से ज्यादा। सर, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम या फिर आकांक्षी जिला कार्यक्रम किस तरीके से आपको लगता है किसानों के लिए बहुत जरूरी है, गांव वालों के लिए बहुत जरूरी है, और उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो विकास की रफ्तार में थोड़े से पिछड़े? क्योंकि प्रधानमंत्री साफ कहते हैं कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम पायदान के व्यक्ति तक भी विकास पहुंचे। तो ये फुलफिल करता है तेवतिया जी? सर, जो ब्लॉक बने हैं या फिर जिला बना है, वो सब बने हैं गांवों के पीछे ही। यदि गांव में स्कीम लागू नहीं हो पाएगी, उनको जागरूकता नहीं मिलेगी, तो मैं चाहूँगा कि ये स्कीम नीचे तक नहीं फुलफिल हो पा रही। हमारे कितने ही किसान भाई बहन हैं, जैसे सर ने बताया, डीएम सर ने, कि ये उनके लिए सुविधाएं हैं, लेकिन अभी कितने गाँव में जहाँ बिजली की सुविधा नहीं है, चिकित्सा की सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। अभी मक्खियाँ जैसे आती हैं कहीं बाहर से, खाने बैठ जाती हैं, कई बार हैजा लग जाता है, उनकी कोई स्वास्थ्य की लापरवाही होती है। तो ये सारी योजनाएं जो मोदी सरकार ने बनाई है, ये है तो बहुत बढ़िया, लेकिन ये जब ग्राउंड जीरो पे वर्क करेंगे तभी हमारे लिए अच्छा होगा। गांव करेंगी क्या? कर रही है सर? सर, इनमें कर रही है सर कर रही है, लेकिन ये ऊपर कर रही है सर। जो कैसे पता चलता है आपको ये ऊपर कर रही है, तह तक जा रही है? सर, ये कैसे पता चलता है? ये ऐसे सर, विरोध करने के लिए विरोध थोड़ी करना है सर। जो काम हो रहा है उससे तो हमें बोलना पड़ेगा ना कि काम हो रहा है। नहीं जी, काम तो हो रहा है, लेकिन ये हमें जागरूकता कैसे मिलेगी? ये योजनाएं तो अमूल चमूल हो गई, लेकिन हम तक जो पहुंचेंगी उसका कोई जागरण का वो तो है नहीं आधार। इन्होंने कुछ शिविर लगाए हों गांव में कुछ, या फिर कहीं से जिला कल्याण अधिकारी कोई बताए, या फिर कुछ ये सुविधाएं हैं भैया तुम ये ले लो। तो मैं समझता हूँ कि गाँव में एक शिविर लगाना चाहिए जागरूकता का, जिससे इन सबको मूलभूत सुविधाओं से किसानों के परिवारों को उनको सारी सुविधाएं दी जाए। तो उस हिसाब में मैं चाहूँगा कि ये सर, मुझे तो लगता है कि सर ये आपकी जरूरत के हिसाब से डिजाइन किए गए कार्यक्रम है। ये थोपे नहीं जाते हैं सर। अब आपकी जो जरूरत है उसके हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं, उसी के हिसाब से योजनाएं बनाई जाती हैं। सर, समझ का फेर है, चश्मा जैसे पहनेंगे वैसा दिखेगा, मुझे ऐसा लगता है। उपाध्याय जी, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन ये नीतियां के कोई वो मैंडेट तो है नहीं कि हम कोई सरकार के पास जाएं और जाके हम ये सुविधाओं का लाभ उठाएं। ये तो सरकार गांव में गरीब किसान परिवारों को उपलब्ध करा रही है, और उपलब्ध कराने का माध्यम जिला स्तर से और ब्लॉक स्तर से होता है। तो मैं ये चाहूंगा कि हर गांव में इसका एक जागरूकता का शिविर लगाया जाए, जिससे उनको पता चले कि ये सुविधाएं सरकार ने दे रखी है और आप इनका उपयोग कर सकते हो। उस शिविर तो बहुत, अगर आपकी अनुमति हो तो इस विषय पर मैं कुछ बोलना चाहूँगा। प्लीज सर। कि जैसा कि हमारे जो सम्मानीय साथी हैं उन्होंने कहा, मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण इत्यादि के इंडिकेटर, कृषि के इंडिकेटर इसमें हैं। जैसे पोषण में कई समस्याएं हैं। कुपोषण की समस्या एक है, जिसमें बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में और गर्भ धारण करने के बाद की स्थिति में अनीमिया की कमी रहती है, खून की कमी रहती है। तो इसमें जो हमारा जो कटिंग एज स्टाफ है, आशा
ANM, आंगनवाड़ी जो गांव में काम करते हैं, तो ये गांव में एक एक घर जाके ये चिन्हित करते हैं कि किस घर में छोटे बच्चे हैं, किस घर में दूध पीते हुए बच्चे हैं, किस में धात्री माताएं हैं, किस में एडोलेसेंट मतलब किशोरियां हैं। उनको चिन्हित करने के बाद उनकी पूरी सूची बनती है और जो नियरेस्ट जो स्वास्थ्य केंद्र होता है वहाँ पे जाके उनकी टेस्टिंग होती है और अगर हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है तो एक एक को चिन्हित करके इनको जो संबंधित दवाइयाँ हैं, सही बात है, जिस उम्र में जो बच्चा है या जो धात्री महिला है उसके हिसाब से इनको दिया जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ये कार्यक्रम ग्राम और एक परिवार के स्तर पर जाके इस कार्यक्रम को किया जा रहा है और इसी का ये नतीजा है कि जो कुपोषण या हम कहें पोषण जैसे जो इंडिकेटर हैं उस पे इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो ब्लॉक चयनित किए गए हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। ठीक है, सीनियर जर्नलिस्ट कौशिक जी भी मेरे साथ हैं। तो कौशिक जी, अभी तक हम सिर्फ केंद्रीकृत विकास की बात करते थे और कई दशकों तक वही केंद्रीकृत विकास हमने झेला या थोपा, अगर बोलूं तो मुझे कहता है वो भी जस्टिफाइड है। लेकिन अब सर ये विकेंद्रीकृत विकास है जिसमें ADP की बात करते हैं, हम ABP की बात करते हैं। अभी तक तो सर यही हम कहा करते थे कि वन साइज फिट फॉर ऑल, जो बना दिया वो सबको दे दिया, जरूरत है नहीं है, कितनी जरूरत है नहीं है, सड़क बनेगी तो सबको बनेगी, चाहे बने या ना बने, तोड़ के फिर बने। लेकिन अब सर ये ट्रेंड थोड़ा बदल रहा है, अब जरूरत के हिसाब से योजनाएं एग्जीक्यूट की जा रही हैं और वो ग्राउंड पे होती हुई नजर आती हैं। आपको कैसा लगता है सर, आपने एनालिसिस किया कौशिक जी? देखो उपाध्याय जी, ये देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ तक सोचा कि अंतिम पायदान तक बातें कैसे पहुंचे, लेकिन वो अंतिम पायदान की जब सूची बनती थी तो जहाँ तक मैंने भी बहुत नज़दीकी से देखा है कि वो उन शहरों, डेवलपमेंट जो शहर थे वहाँ तक की बातें, योजनाएं की बातें होती थी, जहाँ चाहे कोई मंत्री वहाँ दौरा कर रहा है तो वहीं वो चीज़ें दिखा दी जाती थी जहाँ बहुत अच्छा होता है या पहले से ही तैयारी कर ली जाती थी, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी ऑफिस में अपने मन के हिसाब से चीज़ें बना करके तैयार होकर भिजवाते थे। बहुत बारीकी से मैंने इन सब चीज़ों को देखा है, कैसे पैमाने को ऊपर ले जाना है, कैसे नीचे ले जाना है, ये सब बैठ करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय में खूब देखा है हम लोगों ने। लेकिन आपने ये देखा है कि एक प्रधानमंत्री सोच रहा है कि सबसे पिछड़ा ब्लॉक कौन सा होगा, सबसे पिछड़ा जिला कौन सा होगा, और मुझे लगता है आगे जाकर के ये भी बनेगा कि पिछड़ा गांव कौन सा होगा, पंचायत कौन सी पंचायत होगी। तो जब इस स्तर तक सोचा जा रहा है और वहाँ के पैमाने तय किए जा रहे हैं कि कौन सा सूचकांक पे किस स्तर से काम हो रहा है, लेकिन फिर भी जितनी भी प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जब तक ब्यूरोक्रेसी के लोग ईमानदारी से लागू नहीं करेंगे, ईमानदारी पहले क्या होती है? तो ईमानदारी क्या मतलब? मैं ये होता है कि पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमने देखा था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने घर और आवास के अलावा निकलते ही नहीं थे। बहुत सारे जिलों में हमने देखा है कि जहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आवास ऑफिस है वहां का 75 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर उनकी सीमाएं हैं, ब्लॉकों की, गाँव की सीमाएं, वहां पहुंचती ही नहीं थे, सड़कें ही नहीं थी। तो अब वहां जाकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिखाने वाला कौन था? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिखाने वाले वही लोग थे जो उनके PRO OSD या जो वर्तमान में SDM है, वो अपना अच्छा दिखाएंगे। जब तक गांव के लोगों से बैठ के चर्चा नहीं हो, जब गांव का एक व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस आता है और जब वो अपनी पीड़ा बताता है तब आंखें खुलती हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। और तमाम अच्छे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैंने देखे भी है, काम भी कर रहे हैं, जब वो समझते हैं और वो वही कर पा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में उन चीजों को बड़ा नजदीकी से देखा है, वही एहसास कर पाते हैं इस बात को लेकर के। तो जो पैमाना आज की स्थिति में है या मैं जो देख रहा हूं, निश्चित तौर से मुझे लगता है ग्राउंड जीरो पे जाकर के हम लोग समीक्षा करते भी हैं, देखते भी हैं, निश्चित तौर से कुछ चीजें बदल रही हैं। अब देखेंगे कि 2018 में 797 जिलों में से 112 जिले चिन्हित किए, ठीक है, और 2019 में एक योजना आती है जल जीवन मिशन की, और जल जीवन मिशन में आप देखोगे कि 112 जिलों में 24,58,000 घरों में पानी जा रहा है शुद्ध। 7%। 2047 में हमारा देश आजाद हुआ, 2019 में 7% ऐसे घर हैं जहां पानी पीने योग्य है। कहां रह रहे हैं हम लोग? 93% लोग जो थे उन पिछड़े जिलों में जहां जिनके पास पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, कपड़ा धोने के लिए पानी नहीं है, सफाई के लिए पानी नहीं है, 2-2, 4-4 किलोमीटर दूर से, 10-10 किलोमीटर दूर से पानी लाया जा रहा है। और वहां इस देश की राजनीति की बात करूं या ब्यूरोक्रेसी की बात, सब आंख बंद करके मीडिया में रिपोर्ट्स आती थी, आपने देखा होगा 2014 से पहले की बात करें या 2000 और पिछले जाएं, 10-10 किलोमीटर से महिलाएं पानी लेकर के आ रही हैं, 20-20 किलोमीटर से लेकर महिलाएं पानी लेकर के आ रही हैं, सब दिखता था। लेकिन योजना निश्चित तौर से धरातल पर उतारी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और आप देखेंगे ना, हम लोग भी गांव से बिलोंग करते हैं, बरसात के 2 महीने
आप देखिए ना, सुबह हम लोग जाते थे तो किस तरीके से फ्रेश होने के लिए जाते थे, महिलाएं कैसे फ्रेश होने के लिए जाती थी। सही बात है सर। शाम को जाड़ों के दिनों में आप देखिए, इस स्तर तक सोचना किसी प्रधानमंत्री के लिए निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि वो जमीनी स्तर की चीजें उन्होंने सोची जो रोज वाकिफ उन समस्याओं से व्यक्ति हो रहा है जहां निश्चित तौर से कह नहीं सकता। समस्याएं तो है सामने, पर समाधान उनका कोई उनको दिख नहीं रहा। ठीक है, विजन क्या करता है मैटर, बड़ी बात है। रवि जी आपके पास सर आऊंगा सर, मुझे ब्रेक लेना होगा सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो रवि जी के पास चलेंगे, डीएम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और सीडीओ साहब की एक्सपर्टीज क्या है इस पे ये भी समझेंगे। आज का प्रोग्राम बहुत खास है, ब्रेक के उस पार रहिएगा हमारे साथ। मिले 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 हाथ छुआ जिसे करे गया, मिले 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 हाथ छुआ जिसे करे गया, ओढ़ेंगे मुस्कान गली गली कोना कोना, देश की धरती फिर उगलेगी सोना। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो आप अपने खास शो के साथ जुड़े हुए हैं जिसका नाम सच के साथ है, और हर मंगलवार और गुरुवार को मैं और आप मिलकर सच की बात करते हैं, 100% सच की बात। और आज आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं, महत्वाकांक्षी योजनाएं किस तरीके से काम कर रही है समझने का प्रयास कर रहे हैं। रवि जी हमारे साथ हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पहले इंडिया फाउंडेशन से। तो रवि जी, आपकी एक्सपर्ट राय इस पे क्या है, इस तरह के कार्यक्रम कितने जरूरी हैं, और जो आपकी फाउंडेशन है सर वो किस तरीके से इस तरह के कार्यक्रमों को सपोर्ट कर रही है या सपोर्ट करने का काम करती है? जी, हम देश भर में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर या इस तरीके की आर्थिक स्कीम्स पर काम करते हैं और इंडिपेंडेंट रिसर्च करके सरकार को बताते भी हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए या कहाँ पर उनकी स्कीम्स ठीक काम कर रही है और कहाँ पर नहीं काम कर रही है। अच्छा, अब बात करते हैं, एक चीज क्लियर करते चलिए, स्कीम काम जब करने लग जाती है तब आप लोग बताते हैं कि ठीक कर रही है नहीं कर रही है, या उस तरह की स्कीम को लाने से पहले भी आप लोगों का योगदान? लाने से पहले भी, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी स्कीम्स आपने बताया कि डिमांड ओरिएंटेड है और बॉटम अप डिसीजन मेकिंग हो रही है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग हो रही है, तो उसमें भी हम काम करते हैं। और उसके बाद में फिर जब उनका मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन पोस्ट जब स्कीम लॉन्च हो जाती है तो वो सफल हैं या कहीं बीच में कुछ अवरोध है, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उनमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं, तो वो सब भी हम मदद करने का प्रयास करते हैं। अब आते हैं हम एस्पिरेशनल, पहले डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पे। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नीति आयोग उसकी एक नोडल एजेंसी रही और प्रधानमंत्री जी के पिछले कार्यकाल में उसको लॉन्च किया गया। वो काफ़ी सक्सेसफुल स्कीम्स थी, सक्सेसफुल स्कीम रही। इसमें एक सोशल इंडिकेटर्स की लिस्ट थी कि इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इन सोशल इंडिकेटर्स पे एक तो बेसलाइन पहले पता की जाएगी कि वे आज कहाँ खड़े हैं और उसके बाद अगले 5 सालों में उनको हम कहाँ ले जा सकते हैं। अच्छा। तो उन पैमानों पर नीति आयोग की अपनी सालाना रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में भी रहती है, तो आप उस पर देखें तो जो सारे सोशल इंडिकेटर्स हैं, मतलब शिक्षा, चिकित्सा, प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ और मेल न्यूट्रिशन का स्टेटस, ये सारे इंडिकेटर्स पे उन काफ़ी सारे जिलों ने बहुत अच्छा ग्रो किया है, बहुत बेटर किया है। इसीलिए इस स्कीम को अब नेक्स्ट स्टेज पे एस्पिरेशनल ब्लॉक स्कीम के तहत लॉन्च किया है। इस पर काफ़ी बात हुई भी है। मैं आपको थोड़ा और आपके दर्शकों को भी इस पूरे का एक कॉन्टेक्स्ट या पृष्ठभूमि भी देना चाहूँगा। देखिए, शुरू में ही प्रधानमंत्री जी के इस कार्यकाल में शुरू में 1-2 विषयों पर उन्होंने बड़ा जोर दिया है। एक तो जिसकी आपने बात की, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, कि सेंट्रलाइज प्लानिंग या सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग ना हो। तो जो प्लानिंग कमीशन था उसको डिसमेंटल करके नीति आयोग शुरू किया गया कि ग्राउंड लेवल पर
प्लानिंग होगी और फिर ग्राउंड लेवल से प्लानिंग होकर और उस पर फंडिंग होगी और फिर ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन होगा ताकि नीचे लोगों पर की उनकी ओनरशिप ज़्यादा हो। ये था पहली पैरामीटर। दूसरी आपने देखा होगा कि कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की उन्होंने बात की, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पैरामीटर्स पे स्टेट्स की या जिलों की आपस में रैंकिंग्स अनाउंस करके पब्लिक डोमेन में डालना, जिससे सबको ये लगे, वहां के लोगों को भी लगे कि इंदौर हमसे स्वच्छ ज्यादा क्यों कैसे हो गया, या फला राज्य एक्सपोर्ट में हमसे बेटर कैसे है, या मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट हमसे ज्यादा क्यों है। तो इन दोनों को आप कॉन्टेक्स्ट में रखिए तो ये स्कीम समझने की या इसकी विचारधारा इसके पीछे की समझने में काफ़ी बढ़िया रहेगा। अब डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एकमात्र प्रोग्राम है। आपने देखा होगा पिछले 2 साल पहले जब चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग शुरू की थी प्रधानमंत्री ने, तो उन्होंने सारे चीफ सेक्रेटरीज को, हर राज्य के चीफ सेक्रेटरी को कहा था कि हम डिस्ट्रिक्ट एज द फल्क्रम ऑफ डेवलपमेंट कैसे शुरू कर सकते हैं, कि जिला विकास का केंद्र कैसे बने। तो अब धीरे धीरे हर जिले में हर जिला लेवल की जीडीपी एस्टिमेशन का काम कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। बहुत जल्दी जनवरी से आपको अब जितने आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से पब्लिश होते हैं, अब आपको दिखेगा कि वो आंकड़े जिला लेवल पर आने लगेंगे। और जिला, अभी तक तो सिर्फ हमें ओवरऑल जीडीपी पता होती है और उसको कुछ राज्य अपने तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब हमें जिला लेवल पे जीडीपी का एस्टिमेशन, जिला लेवल पर एक्सपोर्ट की कैलकुलेशन, ये भी आने लगेगी। तो इन सबको हम उस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। यानी दूर तक देखा जा रहा है और अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचे, इसकी भरपूर कोशिश है। सर आप मेरे साथ रहिएगा। अजय जी है। अजय जी, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन आप जो कहना चाह रहे थे वो कहिएगा, लेकिन मेरे तमाम व्यूवर्स को ये भी समझा दीजिएगा सर आपने ऐसा क्या किया कि आप शीर्ष स्थान हासिल कर दिया सर आपने, क्योंकि बाकी लोगों तक वो बात जानी चाहिए, वो टिप्स जानी चाहिए कि किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए आपने इस रैंक को हासिल किया, जिसे डेल्टा रैंकिंग हम कहते हैं। जी बिल्कुल। और पूर्व में जो हमारे डिस्कशन में जो बात आई थी जी, कि ये होता रहा है कि जिला प्रशासन एक तस्वीर प्रस्तुत कर देता है और वो सही है नहीं, ये एक प्रश्न चिन्ह था। मैं ये कहूँगा कि इसी समस्या के निदान के लिए इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, क्योंकि इसमें इस कार्यक्रम की जो समीक्षा है शीर्ष स्तर से की जाती है नीति आयोग से। अच्छा। और एक एक इंडिकेटर पे समीक्षा की जाती है। इसमें थर्ड पार्टी एवेल्युएशन भी होता है। यूनिसेफ, WHO और अन्य जो प्रतिष्ठित NGOs हैं वो एक्चुअली ब्लॉक में जाके जो कार्यक्रम में जो प्रगति हो रही है, जैसे पोषण की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है, उसका असेसमेंट करते हैं और वो फीडबैक देते हैं और उनका डेटा भी नीति आयोग तक जाता है। तो कुल मिला के उद्देश्य यही था कि एक प्रकार से जो सही आंकड़े आएँ और जो सही प्रयास है उसकी जानकारी मिले। इसमें मूल बात यही है, जैसे पहले भी ये विषय आया था, कि ग्राउंड लेवल पर काम करने की ज़रूरत है। इसमें चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पोषण हो, इसमें बिल्कुल गांव में जाके एक एक परिवार को का सर्वे करके उनकी क्या ज़रूरत है उसके अनुसार अगर काम किया जाए तो इसमें बेहतर जो है परिणाम आते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में ही एक जनपद हमारा गाजियाबाद है और दूसरा पूर्वांचल में हमारा श्रावस्ती है, तो दोनों की अलग अलग समस्याएं हैं। पोषण का स्तर गाजियाबाद में अच्छा है, यहाँ खराब है। शिक्षा का स्तर भी वहाँ बेहतर है श्रावस्ती के मुकाबले। तो शिक्षा और स्वास्थ्य की ही जो योजनाएं हैं वो वहाँ भी चलती हैं, यहाँ भी चलती हैं। बट आइडिया ये है कि उन्हीं योजनाओं को श्रावस्ती जैसे जनपद में बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जाके ज़्यादा मेहनत से इम्प्लीमेंट करना है, उसमें ज़्यादा फोकस करना है। मतलब हम यूँ कहें कि वहाँ तार ज़्यादा कसने की ज़रूरत है। तो इसी प्रकार से जो है एकदम ग्राउंड लेवल पर जाके लोगों से कम्युनिकेट करके, उनसे बात करके उनकी समस्याओं को हल करना, ये प्रयास अगर ईमानदारी से किया जाए तो निश्चित ही इस कार्यक्रम में सफलता मिलेगी। लेकिन अजय सर, अक्सर मैंने देखा है कि कई बार ये कहा जाता है कि देखिए सरकार तो बहुत अच्छा सोचती है, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती है, जिलाधिकारी काम नहीं करते, SDM काम नहीं करते। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क से रेज होता है और कई बार होता है, कई कार्यक्रमों में होता है कि हम तो कार्यक्रम ही करते रहते हैं तो अक्सर ही समझते हैं, सुनते हैं कि भाई सरकार ठीक कर रही है, ये प्रशासनिक जो अमला है ये काम नहीं करता। सर जानबूझ के करता है क्या, या फिर ये सेट हो गया फॉर्मेट कि दोषारोपण करने के लिए एक सॉफ्ट चीजों को ढूंढ लिया जाता है जिसपे ये दोषारोपण हो जाता है, या ऐसा होता है कि आपने भी कहा कि अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो फिर ईमानदारी की मतलब कमी है सर, इसका मतलब?
आपने जो शुरू में कहा था कि जो आप प्रथम स्थान पे आए वो कैसे आए हैं? नहीं सर, अगर भी कोई बताइए अगर। जी बिल्कुल, अगर कोई स्पोर्ट्स अगर हम खेलते हैं तो उसमें भी सभी पार्टिसिपेट करते हैं, बट जो ज़्यादा मेहनत कर लेता है, जो ज़्यादा फोकस्ड होता है, वो पहले स्थान पे आ जाता है। तो प्रयास तो सभी करते हैं। नहीं, कई बार सामने वाला बिल्कुल फिसड्डी होता है तो भी हम जीत जाते हैं ना सर, तो ऐसा भी हो जाता है। नहीं होता नहीं होता जी। सर। तो दूसरे की असफलता कई बार आपको सफल कर देती है। नीति आयोग ने जब इस कार्यक्रम को बनाया और इसकी जो पूरी प्लानिंग और ड्राफ्टिंग हुई है, कहीं ना कहीं उसमें भी अधिकारी ही उसमें शामिल हैं जो जिले स्तर पे, ग्राउंड स्तर पे काम करके जाते हैं। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर इस चीज़ को समझा कि इसकी ज़रूरत है, उन्होंने ही उसको ड्राफ्ट किया। अच्छा। उसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया जा रहा है। और जो आकांक्षी जनपद कार्यक्रम है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है, जहाँ भी इसमें अच्छे परिणाम आए हैं, जहाँ भी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, उसमें निश्चित ही रूप से जो जिले स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे जो अधिकारी काम कर रहे हैं, उन्होंने निश्चित ही अच्छा काम किया। ठीक है अनुभव जी, असल में जो डेल्टा रैंकिंग है सर, ये मतलब ये क्या है? डेल्टा रैंकिंग क्या है सर? ये कैसे इसी की समीक्षा होती है? कैसे इसमें स्थान दिए जाते हैं? कौन कौन सी बातें होती है? हालांकि कई बातों का आपने जिक्र किया, लेकिन फिर भी सर डेल्टा रैंकिंग सर, व्हाट डज इट एग्जिस्ट, मतलब ये क्या है सर? देखिए, डेल्टा रैंकिंग को अगर हम बहुत आसान तरीके से समझने का प्रयास करें तो जैसे मान लीजिए किसी कक्षा में 2 विद्यार्थी हैं जी। एक हर बार हर कक्षा में अपनी 80% 90% नंबर पाता है, दूसरा बच्चा है जो 30% 35% नंबर पे रहता है। हाँ। तो अब हम 30% वाले बच्चे को 90% वाले बच्चे के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं, दोनों में काफ़ी अंतर शुरुआत में रहेगा। ओके। लेकिन अगर हम हर महीने जो 30% वाला बच्चा है उसको मोटिवेट करें और वो बहुत मेहनत करे तो 30% से 50% पे 60% पे जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि एक महीने में दोनों बच्चों का नंबर 80% और 30% आया जी। दूसरे महीने में कमजोर बच्चे ने मेहनत की 30 से 50 पे गया और 80 वाला भी 80 से 85 पे गया। तो अभी भी 85 वाला उससे आगे है, लेकिन उसने जो ग्रोथ की है वो 20% की है, जबकि जो बच्चा आगे था उसने 5% की ग्रोथ की है। तो अब इसमें डेल्टा रैंकिंग का मकसद ये है कि जो कमजोर जिले या नहीं, जो कमजोर जिले या ब्लॉक हैं, हाँ। जैसे श्रावस्ती की साक्षरता दर सेंसस के हिसाब से 46% रही है, उसको हम गाजियाबाद या नोएडा से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे तमाम इंडिकेटर्स में तमाम सारी प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं तमाम सारे काम करने में और डेवलपमेंट में। इसलिए वो अब जैसे आप फर्ज करिए कि एक NCD स्क्रीनिंग का पैरामीटर है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का, उसमें श्रावस्ती 5% हुआ करता था। अच्छा। अभी श्रावस्ती वहाँ पे 75% है। अरे वाह। तो आगे चल के हम निश्चित तौर पे अगर 5 से 75 पे आए तो कभी 100 भी टच करेंगे, हो सकता है इसी महीने में टच करें, अगले महीने में टच करें। तो उसके बाद हम जितने भी जो बाकी के डिस्ट्रिक्ट हैं जो 100% स्क्रीनिंग करें उनके बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार से ऐसा है कि जैसे हमारी रैंकिंग की अभी आपने बात की कि प्रथम स्थान कैसे आपने प्राप्त किया, तो ऐसा नहीं कि हमने केवल आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जो उत्तर प्रदेश सरकार संभव अभियान चलाती है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन पे, जो पोषण अभियान चलता है, पोषण मिशन, उसके अंतर्गत भी प्रदेश में श्रावस्ती का पोषण से बच्चों को संवर्धित करने में और कुपोषण को खत्म करने में भी श्रावस्ती का पहला स्थान है। एनीमिया मुक्त भारत की रैंकिंग में बच्चों को आयरन फोलिक एसिड के सप्लीमेंटेशन में और गर्भवती धात्री महिलाओं को देने में उसमें भी श्रावस्ती का प्रथम स्थान है जी। गाँवों को, जैसा तेवतिया जी ने बात की और आपने कौशिक जी ने बात की कि गंदगी से कई बार गाँवों में बीमारियाँ फैलती हैं, हैजा हो जाता है। सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के मॉडल गाँव बनाने में भी श्रावस्ती प्रदेश में 3रे स्थान पे है। तो जो एस्पिरेशनल ब्लॉक के पैरामीटर्स हैं उसमें हम पहले से भी बेहतर फोकस करके चल रहे थे और वहाँ पे हमारा अच्छा परफॉर्मेंस करने का पहले से इंटेंट था और उस इंटेंट के चलते हमारी ADP प्रोग्राम से जो ट्रेनिंग थी उसको भी यूज़ करते हुए इसलिए हम लोग यहाँ पे बेटर कर पाए और डेल्टा रैंकिंग में अच्छा स्थान ला पाए। लेकिन अनुभव सर ये भी समझाइए, जब पहले से ADP था जी, तो फिर ये जो ABP कार्यक्रम आया ये क्यों आया सर? वो ठीक से काम नहीं कर रहा था या और पेनिट्रिंग की जरूरत थी, मतलब और जड़ तक जाना था जिस वजह से ये किया गया? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं ये समझना चाहता हूं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। हाँ। देखिए, हम चाहे जिस प्रोग्राम पे चलें बट हमें हमेशा डीपर पेनिट्रेशन की जरूरत होगी। हाँ। ताकि हम आखिरी परिवार, आखिरी व्यक्ति का जो सरकार की नीति है, हम आखिरी व्यक्ति तक तभी पहुंचेंगे जब हम राज्य से जिले और जिले से ब्लॉक से गाँव और गांव से परिवार तक ही हम पहुंच सकते हैं। तो अगला स्टेप पंचायत, गांव, परिवार, ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए, डिस्पैरिटी हमेशा रहती है। जैसे राज्य के अंदर हर जिले में डिस्पैरिटी होती है, जिले के अंदर ब्लॉकों में डिस्पैरिटी होती है, ब्लॉकों के अंदर ग्राम पंचायतों में डिस्पैरिटी होती है। तो उस डिस्पैरिटी को हमेशा कम करना सरकार का प्रयास रहेगा निश्चित तौर पर। ठीक है, तेवतिया जी मेरे साथ हैं, किसान नेता है। तेवतिया सर, अब तो 2 राउंड की चर्चा हम कर चुके हैं, मुझे लगता है बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, सब थोड़ा विश्वास जागा?
सर उपाध्याय जी, जो मेरा पहला राउंड का जो क्वेश्चन था उनके दोनों के सर ने जवाब दिए थे। डीएम सर ने भी कहा था कि हम अगर ईमानदारी से करें तो सारे इम्प्लीमेंट नीचे हो सकता है। आप ये फोकस लगाओ ना कि पूरे देश में 800 ब्लॉक हैं, 800 में से ये योजना 508 ब्लॉक पे काम कर रही है। तो इसका मतलब देश, आधे से ज्यादा देश को तो जरूरत इस योजना की है ही। और वो योजना अगर ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाए, जो गाँव में गर्ल चाइल्ड है उसकी एजुकेशन की, क्योंकि इस योजना का उद्देश्य ये है कि मूलभूत सुविधाओं से उन लोगों को जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। वो कैसे उठेगा? गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन है, प्रोटीन की, जैसे सर ने कहा था कि प्रोटीन की रहता ही बच्चों में, छोटे बच्चों में। और जो गांव के किसान परिवार हैं अधिकतर तो उनको आकांक्षी योजना के बारे में पता ही नहीं होता। मैं फिर भी ये बात कह रहा हूँ बार बार कि जैसे आज डीडी किसान जो जितनी मेहनत करके बता रहा था, आज गाँव में ये विषय जाएगा कि आकांक्षी योजनाओं का लाभ हम लोग ले सकते हैं। तो सर एक तो समझने की बात ये है कि जब जिले स्तर तक की जो पहली 112 जिले आए थे उसमें कितना काम हुआ। आज इस योजना को चलते हुए 6 साल हो गए। 2018 में शुरू हुई, अब 2023 में हुई, तो 5 और 6 साल, एक साल इसको हो गया ब्लॉक स्तरीय योजना को, एक और 5 साल हो गए एडीबी योजना को। इन 6 सालों में हमारे देश में कितने लोगों को उन्नत हुई है। और इस योजना का लाभ क्या ट्रांजिशन पीपल है उनको मिल रहा है, एसटी पीपल को मिल रहा है। वहाँ ये योजना कितनी अमूलचूल होती है, कितना इसका फायदा मिल सकता है, वो भी देखने की विषय तो वो भी है सर, क्योंकि लोग तो वहाँ भी रह रहे हैं, आदिवासी लोग भी रह रहे हैं, पहाड़ी में भी रह रहे हैं, उनको कितना आपको क्या लगता है सर, बंद कर दें इसको? बंद कर दें इस योजना को? मैं बंद की नहीं कर रहा। मैं तो केवल ये चाहता हूँ सर, कोशिश, मैं ये समझ में नहीं आ रहा सर, जब कोशिशें की जा रही है उन कोशिशों को सराहने की बजाय हम मीन में क्यों निकालने लग जाते हैं? सर इसमें मीन में सर नहीं, विरोध करने के लिए विरोध करना है क्या सर? जी विरोध की बात नहीं कर रहा मैं जो अभी सर ने बात कही थी, अगर ईमानदारी से योजनाएं लागू हो जाएं, मैं फिर उस पॉइंट पर दोबारा आ रहा हूँ उपाध्याय जी कि योजनाएं बनती हैं। मोदी सरकार ने 2014 से अब तक जितनी योजनाएं बनाई हैं वो अंत्योदय योजना बनाई है कि अंतिम छोर का व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ उठा सके। इन योजनाओं को ग्राम स्तर पर लागू करने के लिए जो एएनएम में आशा वर्कर हैं वो अपना काम ठीक से करें, इनके शिविर लगा दें, इनको बता दें पानी की। आज भी पानी सर, आप तो किसान नेता है, अगर ये काम नहीं होता तो कभी जाते हैं आप शिकायत करने के लिए? सर शिकायत का फिर फायदा भी नहीं होता, अगर जाते हैं तो डीएम सर और नेगेटिव हो जाते हैं जी फायदे। अब मेरा सवाल ये नहीं था सर आपसे, मेरा सवाल था कि आपने शिकायत की, आपने कहा नहीं शिकायत में फायदा ही नहीं होता। सर पहले ही आप अगर इतनी कुंठा के साथ रहेंगे तो फिर तो कोई शिकायत नहीं होगी, निवारण भी नहीं होगा। सर बच्चा जब तक नहीं रोता है ना, माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। सर जो कहना पड़ेगा सर, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका जो आशा वर्कर है वो कितना ध्यान रख रही है। हमारे गाँव में अपने हरियाणा से लगा कर चलता हूँ कि कितने लोग उनको आयरन गोलियां दे रही हैं, कितने उनको डाटा कलेक्ट करके दे रहे हैं कि तुम्हारे पास क्या गोलियां आती हैं हर महीने, क्या तुम्हारे बच्चों को कुपोषण का शिकार होते हैं। इतने बच्चे गांव में कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, उनको कोई नहीं बताता, लेकिन योजनाएं हैं और मोदी सरकार ने अच्छी योजनाएं कर रखी हैं। लेकिन वही जो सर डीएम सर ने कहा था कि ईमानदारी से अगर नाराज किससे हैं सर आप, सरकार से कि अधिकारियों से? बताइए सर। सर अधिकारियों से। हाँ तो ये बताइए सीधा, अधिकारी मेरे पास पैनल पे बैठे हैं सर। अधिकारियों द्वारा आए ना पॉइंट पे। हाँ अधिकारियों द्वारा। मोदी जी को घेरे यार? नहीं मोदी नहीं घेरा, मोदी जी ने तो इतनी योजनाएं ला रखी है किसानों की भी। मैं तो डीडी किसान पे आता ही रहता हूँ, आपके साथ भी सारी डिस्कशन होती है कि इतनी अधिकारियों से हैं आप नाराज? अधिकारियों से नाराजगी, दोनों अधिकारी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात जी, वो तो उनको पता ही होगा जी, तो अधिकारियों से शिकायत रहती है। कौशिक सर ये नाराजगी दूर कैसे होगी सर? सर मुझे देख के बात कर सकते हैं सर, इधर सर इधर। हाँ अब बताइए। देखो नाराजगी की दूर की बात नहीं हो पाता है। दिक्कत ये है कि जो कमांडिंग कर रहा है, जैसे सेक्रेटरी लेवल का व्यक्ति इसकी निगरानी करेगा नीति आयोग की, संयुक्त सचिव लेवल के अधिकारी उनके प्रभारी बना देंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सारी जिम्मेदारी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने जो आंकड़े आ रहे हैं वो पकड़ पा रहा है कि नहीं पकड़ पा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। अभी का मैं बताता हूं, 2 महीने पहले का एक कमिश्नर ने राजस्व वसूली को लेकर, उत्तर प्रदेश में कि नहीं बननी चाहिए, मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश को लेकर मैं बता रहा हूं, राजस्व वसूली को लेकर के जो मंडल 75वें नंबर पे था, उन्होंने कुछ चीजें पकड़ ली और 40वें नंबर पे आ गया, जो कई महीनों से 75वें नंबर पे था वो मंडल। तो अब कमिश्नर मैडम ने आगरा की, मैं तो सीधा ऋतु माहेश्वरी जी की बात कर रहा हूं, यदि आप पकड़ने की क्षमता आप में है कि नहीं, आंकड़ों का खेल अब भी है। जैसे डीएम साहब ने ये कहा कि साहब विश्व स्तर की एजेंसियां वहां रहती हैं, एनजीओ काम कर रहे हैं, वो भी देखते हैं। ठीक बात है, देखें, लेकिन WHO का अधिकारी वहां है, या रेड क्रॉस सोसाइटी का जो अधिकारी वहां जिले पे काम कर रहा है, कमांडिंग कौन कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट।
तो क्या स्थिति रहेगी उसकी? वो चीजें सब कह तो सकता है। आपने जो 70 साल में देखा है ना, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। नहीं, मैं 70 साल की बात नहीं कर रहा। चीजें सर, मैं 70 साल की इसलिए बात नहीं कर रहा उपाध्याय जी कि जो उन प्रधानमंत्रियों की और इन प्रधानमंत्रियों की तुलना मत करिए। यदि हमारा देश का प्रधानमंत्री अंतिम छोर तक जा सकता है तो ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं सोच पा रही है? ब्यूरोक्रेसी उन आंकड़ों को छुपाने का काम क्यों कर रही है? तो दो लोगों की नाराजगी ब्यूरोक्रेसी से। नहीं, नाराजगी नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये वास्तव में ईमानदारी से ये भी कहेंगे तो ये इनको लगेगा, कई बार उन्होंने पकड़ा भी होगा कि इनके अफसर किस तरीके से बेवकूफ बना के चले जाते हैं। ठीक है। और आंकड़े जब आप देखते हैं, जब मुख्यमंत्री के यहाँ बैठ के मीटिंग होती है और जब डांट पड़ती है, तो अगली बार मुख्यमंत्री की मीटिंग में डांट न पड़े तो आंकड़ों से कैसे खेला जाए, ये ब्यूरोक्रेसी के अफसर जानते हैं अच्छे से। ठीक है सर, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बार बार द्विवेदी जी ने ये कहा, इस बात को लेकर के मैं बहुत खुश हूं। ईमानदारी लानी पड़ेगी। ठीक है सर। यदि आप ईमानदारी के साथ वो काम करेंगे निश्चित तौर से, और मैंने पहले भी कहा, उस फीलिंग के साथ जिस परिवार से आप आते हैं, जिस क्षेत्र से आप आते हैं और जिन समस्याओं से आप रूबरू हुए हैं, यदि वो समस्याएं आपको उस कुर्सी पे बैठ के दिख रही हैं और ईमानदारी से आप निदान करेंगे, तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री के साथ ब्यूरोक्रेसी की कदमताल बराबर रहेगी, तभी देश आगे जा सकता है। ठीक है। आपने कहा कि डांट ना पड़े, इस वजह से आंकड़ों में बाजीगरी हो जाती है। सर, मेरे पैनल प्रोड्यूसर से मुझे डांट ना पड़े, इसलिए मुझे ब्रेक लेना है सर। एक ब्रेक मैं ले रहा हूं, समय पे बिल्कुल ब्रेक है। एक ब्रेक, उस पर चर्चा को आगे यहीं से बढ़ाते हैं। आज ईमानदारी का बड़ा पाठ सीखने और सिखाने की कोशिश है। आप मेरे साथ रहेंगे, उम्मीद है मुझको। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो आप यकीन मानिए, प्रोग्राम के दौरान भी और ब्रेक पे भी लगातार चर्चा चल रही है। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है और आज बात हो रही है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की। बेहद संजीदा विषय है और बेहद संजीदगी के साथ आप तक हर डेटा के साथ हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ डीएम सर है अजय कुमार द्विवेदी, श्रावस्ती के जिलाधिकारी हैं। अजय सर, तो फिर जो चर्चा निकल के आ रही है और ब्रेक से पहले की आपके जो चेहरे की मुस्कुराहट थी, बता रही थी कि भाई देखिए इल्जाम है और हर इल्जाम का जवाब दिया जाएगा। सर, क्या वाकई इतनी आसानी से सारी चीजों को ले लिया जाता है? क्योंकि कई चुनौतियां आपके सामने भी होती होंगी, कई तरह की चुनौतियां जिनको फेस करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास होगा। तो क्या सर, अगर ऊपर से डंडा ना चले तब तक काम नहीं होता नीचे, ऐसा है क्या? जी बिल्कुल नहीं। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो हमारी ये चर्चा है, इसका मूल उद्देश्य इस कार्यक्रम के बारे में चर्चा है, ना कि किसी एक ब्यूरोक्रेसी की या किसी की समीक्षा की जानी है। उसके एग्जीक्यूशन में जिस तरह की दिक्कतें आती हैं उस पर भी हम चर्चा हो जाती है सर। जी बिल्कुल। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम है, इसका मूल उद्देश्य ही ये है कि जो समीक्षा है और जो आंकड़े हैं वो सही आए, इसलिए थर्ड पार्टी को रखा गया है। और जैसे WHO, यूनिसेफ इत्यादि है, मैंने पूर्व में ही बताया, ये किसी भी प्रकार से जिला प्रशासन के नियंत्रण में नहीं है। इनकी इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग होती है, इनके स्टेट हेड होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल हेड्स होते हैं। और ये व्यवस्था ही इसीलिए बनाई गई है कि सही आंकड़े और सही तथ्य सरकार के और लोगों के सामने आए। हम ये देखते हैं कि आज जो श्रावस्ती जनपद है, एक समय जहाँ पे आयरन फोलिक एसिड की गोलियाँ
मात्र 5 से 8% बच्चों को दी जाती थी, आज उसका प्रतिशत 55 से 60% के करीब पहुंच गया है। ठीक बात। और इसका इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन यूनिसेफ द्वारा किया गया है। तो जैसे कि सीडीओ साहब ने भी बताया, जो अनीमिया मुक्त भारत है और जो हमारा पोषण अभियान है, उसमें भी श्रावस्ती पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। तो इन सबको हम आंकड़ों की जादूगरी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर आंकड़ों की जादूगरी ही करनी हो तो ये ऑप्शन सबके पास है और सभी कर सकते हैं। आप भी इस बात से भिज्ञ हैं कि जो भी अधिकारी होते हैं एक बड़ी कड़ी एक परीक्षा के बाद आते हैं, तो मुझे लगता है कि वो योग्यता सबके अंदर होती है। बट इतनी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग नीति आयोग से होती है और इतनी इसकी समीक्षा होती है कि उसके बाद आप इसको आंकड़ों का खेल नहीं बता सकते हैं। और इसमें जो ग्राउंड पे मेहनत होती है, जो सही में जहाँ पे मेहनत होती है, उन्हीं की रैंकिंग होती है। और जो रैंकिंग का उद्देश्य ही यही है, रैंकिंग का पूरा उद्देश्य यही है कि जो बेहतर काम करे उसका रैंक ऊपर आए और जो उससे कम कर रहा है उससे नीचे आए। अन्यथा तो एक ये सामान्य योजना की तरह इसको भी लागू किया जा सकता था। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो आकांक्षी ब्लॉक या जनपद कार्यक्रम है, ये कोई बहुत स्पेसिफिक योजना नहीं है। ये बेसिकली जो सरकार की अनेकों योजनाएं चल रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पोषण के क्षेत्र में, उन योजनाओं को कितनी कड़ाई से, कितनी महीनता से, कितनी बारीकी से कहाँ लगाया जाना है, ये कार्यक्रम उसके लिए है कि जो जनपद या जो ब्लॉक जिन इंडिकेटर से बहुत पीछे है, जहाँ कुपोषण की बहुत समस्या है, तो वहाँ कुपोषण पे फोकस किया जाए। जैसे जनपद श्रावस्ती में अगर भूगर्भ जल की बात करें, अंडरग्राउंड वाटर 25 से 30 फीट की गहराई पे मिल जाता है। तो ये जो भूगर्भ जल है, अंडरग्राउंड वाटर, ये श्रावस्ती में समस्या नहीं है। तो इसलिए इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। श्रावस्ती जनपद बहुत हरा भरा है, वहाँ प्रदूषण की समस्या नहीं है, तो उस पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। उपाध्याय जी, अगर इस पूरे कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। कौशिक सर, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं। कौशिक सर, आज की डिबेट का मिजाज थोड़ा सा अलग है, बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर, लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट। सर, मैं आऊंगा आपके पास। सर प्लीज अपनी बात कंटिन्यू करिए। तो इसमें उद्देश्य यही है कि जिस आंकड़े पर जहाँ जो समस्या है, उससे संबंधित जो योजना है, उस योजना का क्रियान्वयन वहाँ बहुत गहनता के साथ किया जाए। ठीक है सर, अपनी बात बोलिए। द्विवेदी जी, मैं एक सवाल करना है। जैसे साक्षरता को हमें श्रावस्ती को उच्च स्तर पर ले जाना है, तो कैसे हम उसको करेंगे? क्या योजना है आपकी? उपाध्याय जी, अगर आप मुझे एग्जीक्यूटिव किया है उसको जरा एक बार आप अगर यहाँ पर हमारी चर्चा में दो तीन, देखिए जी, हमारी चर्चा में क्या है, दो तीन बातें इस कार्यक्रम, इस प्रोग्राम को लेके, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो या एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम हो, उसको लेके दो तीन मूलभूत बातें मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारी शायद चर्चा में काफ़ी लोगों के प्रश्नों का समाधान भी मिलेगा। सबसे पहले, जैसा डीसी साहब ने बताया कि ये कोई एक स्कीम नहीं है। हाँ, इसके पीछे की सोच ये है कि ये इन डिस्ट्रिक्ट्स को ऐसा एक वीआईपी स्टेटस या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया जाए कि इनकी समस्याओं के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से हम इनके सोशल इश्यूज को टैकल कर पाएं। मतलब तो क्या है, एग्जिस्टिंग स्कीम्स ही हैं और एग्जिस्टिंग इश्यूज ही हैं, चैलेंजेस ही हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि डिपार्टमेंट्स के आपस के कोऑर्डिनेशन की वजह से वो अच्छे से लागू नहीं हो सकती है। तो उन सोशल इंडिकेटर्स को सामने रखकर एग्जिस्टिंग स्कीम्स में कि हम होल ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर और होल ऑफ सोसाइटी यानी कि सिविल सोसाइटी, इंटेलिजेंस या एकेडमिया मिलकर आपस में इन इश्यूज को कैसे चैलेंज की तरह ट्रीट कर पाएं, ये एक पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊं, चूंकि इसके पीछे अधिकारियों की बात आई, तो इसमें सरकार ने बहुत थॉटफुली, बहुत सोच समझकर, क्योंकि ये सबसे चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं या चैलेंजिंग ब्लॉक्स हैं, तो इनमें ऐसे अधिकारियों को चुनकर लगाया जाता है जो सबसे अनुभवी या पैशनेट अधिकारी हैं। प्लस सरकार इस पे भी एक प्रयास करती है कि उन अधिकारियों का तबादला बहुत जल्दी से नहीं हो। आप ये मानिए कि ये सबसे डिफिकल्ट टेरिटरीज हैं, इनमें मतलब जो हमारा डिस्कशन हो रहा है, हम इनमें टिपिकल अधिकारी नहीं आना चाहेगा, क्योंकि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के सोशल इंडिकेटर इतने खराब हैं, तो जो अधिकारी जुनूनी है, पैशनेट है कोई बदलाव लाने के लिए, ऐसे अधिकारियों को यहाँ लगाया जाता है। और ऐसे अधिकारियों का तबादला ना हो, इसका भी कम से कम तबादला हो, इसका भी एक प्रयास सरकार में सरकार में रहता है। तो ये एक दो विषय थे, मुझे लगता है कि अनुभव सर, क्या लगता है आपको कि जिस तरह की आकांक्षा ब्लॉक कार्यक्रम है,
और तेवतिया सर कह रहे थे देखिए भाई अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। सर जितना मैंने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम या फिर एडीपी को समझा है, मेरे हिसाब से तो वो है कि इसके नीति निर्धारण के वक्त उन्हीं लोगों को शामिल किया जाता है असल में जिनकी जरूरत है, उनकी जरूरत के हिसाब से ही बताया जाता है, और जिनकी जरूरत के हिसाब से नीतियां बन रही हैं उनको ही नहीं पता है, तो ये थोड़ा सा हास्यास्पद भी लगता है। आपको क्या लगता है सर कि वाकई अवेयरनेस नहीं हो रही? जी देखिए, जैसा कि ये बात पहले भी एकदम क्लियर हो गई है कि एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम कोई एक योजना नहीं है उस प्रकार की जिसमें हम किसी को कोई लाभ देने जा रहे हैं। एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स का कलेक्शन है जिसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट की स्कीम्स रनिंग में हैं, उसको हमें उस कमियों को देखते हुए सही से इम्प्लीमेंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसा तेवतिया जी ने कहा कि हो सकता है किसी पर्टिकुलर हमारे श्रावस्ती जनपद के गांव में रहने वाली कोई लेडी हो, उसको इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी ना हो कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम हमारे ब्लॉक में चल रहा है, लेकिन उसको ये जानकारी जरूर होगी कि उसके बच्चे को जो 5-6 प्रकार की दवाएं हैं अगर वो कुपोषित है तो वो मिल रही हैं, अगर वो गर्भवती या धात्री है तो उसको IFA और कैल्शियम जो मिलना है वो मिल रहा है, उसके बच्चे का टीकाकरण पहले की अपेक्षा बेहतर तरीके से अब हो रहा है, ये उसको जरूर महसूस हो रहा होगा। हो सकता है उसको उस चीज़ का नाम न पता हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, बट उसको उसका इफेक्ट जरूर पता लग रहा होगा, ये बात है। लेकिन सबको एक नाम पता है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनका पता है कि उनकी दूरदर्शिता, उनकी विकास की योजनाएं, उनका पूरा जो विजन है देश के लिए वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे लागू हो रहा है और वो उसको लाभ भी पहुंचा रहा है। तेवतिया सर, इतने बड़े विजन के साथ जब देश की रफ्तार को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है तो आपको क्यों लगता है कि आप उस रफ्तार से पीछे छूट गए हैं? ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, थोड़ा सा समय देने की और जरूरत आपको नहीं लगती, या विश्वास करने की भी जरूरत नहीं लगती? सर अभी एक क्वेश्चन आया था कि शायद आप यहाँ से किसी ने किया था कि 70 साल के इतिहास से निकल नहीं पा रहे। सर जब से 10 साल में जब मोदी जी ने जितना देश को ग्रो किया है, जितनी इम्प्लीमेंट की है, जितनी योजनाएं लाई हैं, आज तक देश में उतनी योजनाएं कहीं भी क्रियान्वित नहीं हुई। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरा सर, अब जब आम जनमानस की जीवन शैली को ऊंचा उठाने के लिए ये सब नीतियां निर्धारण की जाती हैं तो उसमें हमारा ये फर्ज बनता है कि हम लोग भी देश को आगे बढ़ाने में उस योजनाओं में सहायक बने। और मेरा अब देखो जी, सबसे ज्यादा 508 योजनाओं में से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां इनमें 68, 61 और 42 इन ब्लॉकों पे सबसे ज्यादा ब्लॉक यहाँ है जो काम करने की योजनाएं इम्प्लीमेंट हो रही है। अभी जैसे सर ने कहा था मुझसे कि जो जहाँ पे कुपोषण के शिकार बच्चे हैं उनको NGO के माध्यम से ये सब डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन क्या जो कुपोषण का शिकार बच्चा है उन तक ये स्कीम पहुँचे कि उसके बच्चे को ये कुपोषण के लिए कोई दवाइयाँ मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं? लेकिन वो NGO के जो लोग हैं, वर्किंग जो करते हैं सर, वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाते हैं। मेरा केवल ये इतना ही कहना था। इसमें नीति में और ये योजनाओं में कोई भी मतलब ऐसी वो नहीं है कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। इतनी गहराई तक सोचने वाला प्रधानमंत्री इस देश का केवल नरेंद्र मोदी ही हो सकते हैं। चलिए सर, 6:01 पे कार्यक्रम शुरू किया था, 6:52 पे आप ट्रैक पे तो आ गए सर। ये मेरे कार्यक्रम की सफलता है कि आप ट्रैक पे आ गए और जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आप समझ गए सर। थैंक यू सो वेरी मच सर इस समझने के लिए। लेकिन कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव है तो अजीत सर आप ही के पास आना चाहूंगा सर। वाकई क्या, क्योंकि ठीक है ब्यूरोक्रेसी के एग्जीक्यूशन पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा है, किसी अधिकारी की क्षमता पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा है, लेकिन सर एक जिलाधिकारी के नाते पूरे जिले को आपसे यानी आपकी पोस्ट से बहुत उम्मीदें हैं सर। वो हर आदमी आपकी पहुंच तक आ जाए ये भी मुमकिन नहीं है, आप जानते ही हैं, लेकिन आपकी तरफ से वो अश्योरेंस, वो आश्वासन, वो वादा क्या हो सकता है जो आज इस मंच से आप कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट में तो दे रहे हैं सर? देखिए, जो पूरी व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था जी, इसको भी सरकार ने काफ़ी सुधारा है जी। और लोग जो अधिकारी हैं उनसे मिल नहीं पाते हैं, ये भी पूर्व में एक समस्या थी जी। बट इसके बाद से उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है इस पर विशेष ध्यान दिया गया है कि सुबह 10 से 12 बजे तक सभी अधिकारी अपने कार्यालयों में बैठें और इसकी मॉनिटरिंग भी शासन से की जाती है। रैंडम फोन कॉल्स भी आते हैं, जैसे 10:05 पे वो भी हमने देखा है, इसका सत्यापन होता है। और IGRS जैसी प्रणालियां भी विकसित की गई हैं। और मैं आपसे कहूँगा कि मैं पहली बार ये देख रहा हूँ कि IGRS की भी गंभीर स्तर से समीक्षा होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसकी जो है समीक्षा करते हैं। तो पूरा जो सरकार का जो पूरा प्रयास है कि ब्यूरोक्रेसी जो काम कर रही है, जो अधिकारी फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका अधिक से अधिक लाभ जनता को मिल सके। और ये प्रयास किया गया है कि अधिकारी जनता के लिए एक्सेसिबल रहें ज़्यादा से ज़्यादा।
इसीलिए ये विशेष प्रयास रहता है कि 10 से 12 सभी अधिकारी अपने उसमें बैठेंगे। समाधान दिवस, ऐसे प्रकार की भी कई सारी योजनाएं जो है शुरू की गई हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो आकांक्षी जनपद हैं, जैसा कि ये ज्ञाति है कि विकास के दृष्टिकोण से पिछड़े हैं जी, और जो भी अधिकारी वहाँ तैनात होते हैं, काम करते हैं, उनका भी अपना परिवार होता है, बच्चे होते हैं। सही बात है। उनको भी ये समस्याएं आती हैं कि कोई अच्छा विद्यालय नहीं, अच्छा स्कूल नहीं है। तो उन समस्याओं से जूझने के साथ ही वे भी अपना पूरा मनोयोग से वहाँ काम करते हैं। ठीक है। और उसी का ये परिणाम है कि कहीं ना कहीं अनेकों पैरामीटर्स पे कई जनपद आगे बढ़ रहे हैं और इसमें उन्नति हो रही है। सर मेरे पास 30 सेकंड ही है और इस 30 सेकंड में मैं एक जवाब आपसे चाहता हूँ। सर सफलता हासिल करना एक बात, लेकिन उस सफलता को आगे कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ाना और उस पर कायम रहना अलग बात। सर उसके लिए कोई टिप्स या उसके लिए कोई एग्जीक्यूशन लेवल पे आप कुछ कर रहे हैं जो बताना चाहें? सर 30 सेकंड ही मेरे पास समय है। बिल्कुल, लगातार समीक्षा करते रहना, अपनी टीम को मोटिवेट करना जी। और इसका श्रेय हमेशा पूरी टीम को देना जब भी सफलता मिले। अगर इन सब चीज़ों का पालन किया जाए तो लगातार जो है अच्छी स्थिति में बने रहने की संभावना है। सर आज की मुलाकात का इतना ही समय, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि सफलता के नए कीर्तिमान आप और स्थापित करेंगे और हमारा आप यूं ही मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। आप सब ने बहुत समय निकाला और अहम चर्चा में शामिल हुए। सर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही, थैंक यू सो वेरी मच। तो फिर सच के साथ की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के बाद मुझे आपके रिव्यूज़, कमेंट पढ़ने को मिलेंगे। आप बताएंगे कि आपको कैसा लगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि मंगलवार और गुरुवार अपना टाइम रिजर्व रखिए, 6 से 7 मैं और आप साथ साथ रहते हैं और इस कार्यक्रम के जरिए हम सच की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जिसका प्रोग्राम छूट गया हो, आधे से देखा हो, थोड़ा और देखना चाहता हो या फिर सेव करना चाहता हो, तो यूट्यूब पे ये प्रोग्राम आपको कुछ ही देर में अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ पे आप देखिए और अपने कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताते रहिए कि हम वाकई सही ट्रैक पे हैं, हमें और क्या करना चाहिए। हमारी समीक्षा आपके हाथों पे है। मुझे आपके रिव्यूज़ का बेसब्री से इंतजार रहता है। कार्यक्रम को यहीं समेटना है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार।